आज की इस विशेष चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की गहराई में उतर रहे हैं जिसने कई लोगों को आकर्षित भी किया है और सोचने पे मजबूर भी किया है। ये है आकर्षण का नियम। हमारे पास एस्थर और जेरी हिक्स की इसी नाम की किताब पर आधारित कुछ सोर्स मटेरियल है और हम उसी का जरा विश्लेषण करेंगे। कभी ये ख्याल आया है कि क्यों कुछ लोग बड़ी आसानी से खुशी, सफलता, यहाँ तक कि प्यार को अपनी ओर खींचते नजर आते हैं, मतलब बिल्कुल एफर्टलेसली, जबकि कुछ और लोग वो लगातार संघर्ष करते रहते हैं, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें। ये सोर्स मटेरियल दावा करता है कि इसका जवाब शायद आकर्षण के नियम में छुपा हो सकता है। ये जानकारी, जैसा हमने कहा, एस्थर और जेरी हिक्स की किताब से है। स्रोत ये भी बताता है कि ये जो टीचिंग्स हैं ये अब्राहम नाम के सत्ताओं के समूह से प्रेरित हैं, जिनसे एस्थर हिक्स संवाद करती हैं, ऐसा सोर्स में लिखा है। हाँ, मतलब ये कोई आम सेल्फ हेल्प किताब नहीं है सोर्स के मुताबिक, बल्कि इसे जीवन को चलाने वाली जो यूनिवर्सल एनर्जीज हैं उनको समझने की एक गाइड की तरह बताया गया। तो चलिए इस सोर्स मटेरियल को खोलते हैं, देखते हैं। आज हमारा इरादा है इस विचार के जो मूल सिद्धांत हैं उनको समझना, कि किस तरह इस मटेरियल के अनुसार हमारे विचार हमारी हकीकत को बना सकते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। स्रोत का जो सबसे सेंट्रल आइडिया है वो काफी सीधा है ना? जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। यानी आपके विचार और आपकी भावनाएं वो एक मैग्नेट की तरह काम करती हैं, जो वैसे ही अनुभवों और सिचुएशंस को आपकी जिंदगी में खींचती हैं। और यहीं से बात दिलचस्प होनी शुरू होती है ना? मतलब ये सोचना कि आखिर ये विचार इतने सारे लोगों को अपील क्यों करता है। एक स्तर पर देखिए, ये हमारी उस गहरी इच्छा से जुड़ा है कि हम अपनी लाइफ पर कंट्रोल रख सकें। ये विचार कि हमारी अंदरूनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति हमारी बाहरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है, ये एक तरह से एम्पावरमेंट का भाव देता है कि हम सिर्फ परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि अपने अनुभवों के निर्माता भी हो सकते हैं। ये कंट्रोल वाली फीलिंग बहुत शक्तिशाली हो सकती है। हाँ, ये कंट्रोल का भाव ये जरूरी लगता है। स्रोत इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि पॉजिटिव विचार पॉजिटिव नतीजों को लाते हैं, जबकि अगर कोई लगातार नेगेटिव एनर्जी में है तो वो अनजाने में और ज्यादा नेगेटिव अनुभवों को ही अपनी ओर खींचता है। इसमें एक उदाहरण भी दिया गया है जो इस बात को साफ करता है। बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर कोई लगातार ये सोचता है कि मैं गरीब नहीं होना चाहता, मुझे कर्जा नहीं चाहिए, तो उसका ध्यान असल में गरीबी और कमी पर ही है। स्रोत के अनुसार यूनिवर्स, या कहें कि ये नियम, इसी फोकस को पकड़ता है और उसी कमी को और बढ़ाता है। इसलिए संदेश ये है कि हमें उस पर फोकस करना चाहिए जो हम चाहते हैं। बिल्कुल, जो चाहते हैं। हाँ, ना कि उस पर जो हम नहीं चाहते। हमारा ध्यान वाकई हमारी जागरूकता को डायरेक्ट करता है ना? आप जिस चीज पर फोकस करते हैं, आपका ब्रेन उसी से जुड़ी जानकारी को फिल्टर करके आप तक ज्यादा पहुंचाने लगता है। इसे वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का एक प्रभाव कह सकते हैं शायद। साथ ही हम शायद अनजाने में ऐसे छोटे छोटे एक्शंस लेने लगते हैं जो हमारी उस फोकस वाली रियलिटी को और पक्का करते हैं। तो स्रोत का ये कहना कि प्रॉब्लम्स के बजाय सॉल्यूशंस पर ध्यान दें, ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक सलाह नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली भी काफी अच्छी स्ट्रैटेजी है। ये एक प्रोएक्टिव माइंडसेट को बढ़ावा देती है। ये दिलचस्प कनेक्शन है साइकोलॉजी से। स्रोत इसे और व्यवस्थित करने के लिए 3 यूनिवर्सल लॉज बताता है। पहला तो वही है जिसकी हम बात कर रहे हैं, आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी आप जिस पर अपना ध्यान और एनर्जी फोकस करते हैं उसे अट्रैक्ट करते हैं। ये तो बेस है। हाँ, ये बेस है। दूसरा नियम है जानबूझकर निर्माण का नियम, लॉ ऑफ डेलिबरेट क्रिएशन। इसका मतलब है कि हम यूं ही विचारों को अपने मन में आने जाने न दें, बल्कि कॉन्शियसली चुनें कि हम क्या सोचना और महसूस करना चाहते हैं। ये पैसिव होने के बजाय अपनी रियलिटी बनाने में एक एक्टिव रोल निभाने जैसा है। बिल्कुल एक्टिव रोल। और तीसरा नियम है अनुमति का नियम, लॉ ऑफ अलाउइंग। ये थोड़ा अलग है, शायद ज्यादा सटल। इसका अर्थ है अपनी इच्छाओं के प्रति जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, उसे छोड़ देना। उन्हें पकड़े रहने या उनके लिए चिंता करने के बजाय, हाँ, चिंता छोड़ देना। हाँ, उन्हें नेचुरली अपनी ओर आने देना, उन पर भरोसा करना कि वे आएंगी। और एक और पहलू जो यहाँ उभरता है वो ये है कि ये तीनों नियम एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, कैसे काम करते हैं। जानबूझकर निर्माण वो एक्टिव हिस्सा है जहाँ आप इंटेंशन सेट करते हैं, अपने विचारों को दिशा देते हैं, है ना? हाँ। लेकिन सिर्फ इच्छा करना काफी नहीं है। यही अनुमति का नियम आता है। ये उस अंदरूनी संघर्ष, शक या डर को कम करने के बारे में है जो अक्सर हमारी इच्छाओं को हम तक पहुंचने से रोकता है।
जैसे आपने इच्छा का बीज बो दिया, पर अगर आप लगातार चिंता के पानी से उसे सींचते रहेंगे, ये कैसे होगा, ये मुमकिन नहीं है, तो वो पनपेगा नहीं। अनुमति का मतलब है उस बीज को भरोसे की धूप और विश्वास की खाद देना, और इन सबके पीछे जो अदृश्य शक्ति काम कर रही है, स्रोत के अनुसार वो है आकर्षण का नियम। हालांकि ये अनुमति बनाए रखना शायद सबसे बड़ी चुनौती है ना? बिल्कुल। किसी चीज को शिद्दत से चाहना और फिर उसे लेकर निश्चिंत हो जाना, उस पर जरूरत से ज्यादा सोचना बंद कर देना, इस बैलेंस को साधना आसान नहीं। हमारा दिमाग नेचुरली प्रॉब्लम्स और जो संभावित बाधाएं हैं उन पर ध्यान देता है। रेजिस्टेंस अक्सर बहुत सटल तरीकों से आता है, जैसे हल्की सी चिंता या फ्यूचर को लेकर डर। इस रेजिस्टेंस को पहचानना और छोड़ना, इसमें लगातार प्रैक्टिस लगती है। ये बात तो है, प्रतिरोध को छोड़ना वाकई मुश्किल हो सकता है, और यहीं पर भावनाओं मतलब इमोशंस का रोल बहुत जरूरी हो जाता है। स्रोत कहता है कि हमारी भावनाएं एक तरह की इंटरनल गाइडेंस सिस्टम है, एक कंपास की तरह। जब कोई व्यक्ति खुशी, उत्साह, प्यार या शांति जैसी पॉजिटिव भावनाएं महसूस कर रहा होता है, तो स्रोत के अनुसार इसका मतलब है कि वो अपनी सच्ची इच्छाओं और अपने सोर्स के साथ अलाइनमेंट में है, सही रास्ते पर है। लेकिन इसके उलट अगर डर, शक, निराशा, गुस्सा या चिंता महसूस हो रही है, तो ये एक सिग्नल है, एक संकेत है कि उसके विचार और एनर्जी उसकी इच्छाओं की दिशा में नहीं बल्कि उसके ऑपोजिट जा रहे हैं, वो अलाइनमेंट से बाहर है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका संबंध देखें तो भावनाएं निश्चित रूप से हमारी आंतरिक स्थिति का एक पावरफुल इंडिकेटर होती हैं। वो हमें बताती हैं कि हमारे आसपास की दुनिया और हमारे अंदर के विचारों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या है। स्रोत इस विचार को एक कदम आगे ले जाता है और कहता है कि भावनाएं सिर्फ रिएक्शन नहीं है, बल्कि वे इस बात का भी सिग्नल है कि हम अपनी इच्छाओं के कितने करीब या दूर हैं एनर्जी के लेवल पर। इसकी एक इंट्यूटिव अपील है, अच्छा महसूस करना मतलब सही दिशा में होना। लेकिन हाँ, यहाँ थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए कि इसे ज़रूरत से ज़्यादा सिंपल ना बना दिया जाए। लाइफ कॉम्प्लेक्स है और कभी-कभी नेगेटिव भावनाएं भी हमें ज़रूरी सबक सिखा सकती हैं या बदलाव के लिए मोटिवेट कर सकती हैं। सही बात है। फिर भी स्रोत के दृष्टिकोण से भावनाएं मुख्य रूप से आपके आकर्षण के बिंदु, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन का डायरेक्ट फीडबैक हैं। हैं उसके बारे में बिल्कुल क्लियर हों। अस्पष्ट इच्छाएं अस्पष्ट परिणाम लाती हैं, है ना? हाँ, क्लैरिटी जरूरी है। स्रोत कहता है कि यूनिवर्स को, या अगर आप चाहें तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को, ठीक ठीक बताएं कि आपकी इच्छा क्या है। इसे लिखना या विजुअलाइज करना इसमें मदद कर सकता है। दूसरा कदम है विश्वास करो, बिलीव, और जैसा स्रोत भी मानता है, ये शायद सबसे चैलेंजिंग हिस्सा है। हाँ, ये मुश्किल है। आपको ऐसा विश्वास डेवलप करना होगा कि जो आपने मांगा है वो न सिर्फ पॉसिबल है, बल्कि वो पहले से ही आपके रास्ते में है, बस आप तक पहुंचने वाला है। किसी भी तरह का शक, डर या अविश्वास वो इस प्रोसेस में रुकावट डालता है। ये सिर्फ उम्मीद करना नहीं, बल्कि एक गहरी सर्टेनिटी, एक निश्चितता का भाव है। निश्चितता। और तीसरा कदम है पाओ, रिसीव। इसका मतलब है अपनी इच्छा के साकार होने की अवस्था में रहना, मतलब रेडी रहना। जब आपकी इच्छा पूरी होने लगे या उसके साइन मिलने लगे, तो उसके प्रति खुले रहें, रिसेप्टिव बने और ग्रैटिट्यूड महसूस करें। स्रोत कहता है कि कभी-कभी चीजें अनएक्सपेक्टेड तरीकों से या अलग रूप में आती हैं, इसलिए फ्लेक्सिबल और ग्रहणशील होना जरूरी है। अगर हम इसे थोड़ी वाइडर दृष्टि से देखें, तो ये मांगो, विश्वास करो, पाओ मॉडल सिर्फ किसी जादुई नियम पर आधारित नहीं लगता। इसमें साइकोलॉजिकल तैयारी और अवसरों को पहचानने की क्षमता का मिक्स भी नजर आता है। क्लैरिटी, मांगो, लक्ष्य निर्धारण का पहला सिद्धांत है, ये तो हम सब जानते हैं। हाँ। विश्वास करो, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, बल्कि सेल्फ एफिकेसी और पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी से जुड़ा है, जो हमें मुश्किलों के बावजूद कोशिश जारी रखने के लिए मोटिवेट करता है। ये हमारे अंदर कंफर्मेशन बायस को भी एक्टिव कर सकता है, जिससे हम उन सबूतों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं जो हमारे विश्वास को सपोर्ट करते हैं। अच्छा। और खुलापन पाओ हमें उन अवसरों को पहचानने और स्वीकार करने में मदद करता है जो शायद पहले हमारी नज़र से चूक जाते। तो भले ही कोई इसके पीछे के नियम पर पूरी तरह यकीन ना करे, ये कदम लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक मजबूत मनोवैज्ञानिक ढांचा तो जरूर देते हैं।
हाँ, ये विश्लेषण इसे और भी प्रैक्टिकल बना देता है। अब जैसे हर विचार या किताब के साथ होता है, स्रोत सामग्री इस पुस्तक की कुछ खूबियों और आलोचनाओं का भी जिक्र करती है, जिससे एक बैलेंस तस्वीर मिले। खूबियों की बात करें तो स्रोत बताता है कि ये सिंपल और कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में लिखी गई है, जिससे कॉम्प्लेक्स लगने वाले विचार भी आसानी से समझ आ जाते हैं। हाँ, पढ़ने में आसान है। इसमें रियल लाइफ के उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे लोगों ने कथित तौर पर इन प्रिंसिपल्स का उपयोग करके अपने रिश्तों, स्वास्थ्य या फाइनेंस में सुधार किया। ये उदाहरण इंस्पायर कर सकते हैं। साथ ही ये रीडर्स को प्रॉब्लम्स में उलझे रहने के बजाय सॉल्यूशंस पर फोकस करने के लिए एनकरेज करती है। और जो लोग पहले से ही मैनिफेस्टेशन या सचेत रचना की तकनीकों का अभ्यास कर रहे हैं, उनके लिए ये एक यूजफुल गाइड हो सकती है। हाँ, और दूसरी तरफ स्रोत में बताई गई आलोचनाओं पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। एक मेन पॉइंट ये है कि कुछ लोगों के लिए, जैसा स्रोत भी मानता है, इसका स्पिरिचुअल या चैनलिंग वाला पहलू, हाँ, वो अब्राहम वाली बात। हाँ, अब्राहम से संवाद की बात, ये एक्सेप्ट करना मुश्किल हो सकता है। ये उनके लॉजिकल माइंड या मौजूदा बिलीफ सिस्टम से शायद मैच न करे और ये उनके लिए एक रुकावट बन सकता है। इसके पीछे कोई ठोस साइंटिफिक प्रूफ न होना भी कुछ लोगों के लिए शक का कारण बनता है। बिल्कुल। दूसरी आलोचना ये है कि इसे किसी क्विक फिक्स या जादू की छड़ी की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। स्रोत खुद इस बात पर जोर देता है कि इसके लिए लगातार मेंटल डिसिप्लिन, अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूकता और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, कोई एक बार का काम नहीं। माइंडसेट में गहरा बदलाव लाना, इसमें टाइम और एफर्ट लगता है। ये तो है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर अक्सर बहस होती है वो है कर्म या एक्शन की भूमिका। हाँ, एक्शन। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि ये सिर्फ सोचने पर बहुत ज्यादा जोर देता है और एक्शन के महत्व को कम करता है। हालांकि स्रोत के जो इंटरप्रेटर्स हैं वो अक्सर ये क्लियर करते हैं कि आकर्षण का नियम पैसिविटी का बहाना नहीं है। इंस्पायर्ड एक्शन यानी वो कदम जो आपको इंट्यूटिवली सही लगते हैं और आपकी इच्छा की दिशा में होते हैं, इस प्रक्रिया का एक नेचुरल हिस्सा माने जाते हैं। अच्छा, मतलब एक्शन भी जरूरी है। हाँ, तो सिर्फ सोफे पे बैठकर सोचने से शायद काम ना बने, बल्कि उन विचारों से इंस्पायर होकर सही समय पर सही कदम उठाना भी जरूरी हो सकता है। ऐसे विचारों के साथ हमेशा एक क्रिटिकल नजरिया रखना जरूरी है। देखना कि क्या लॉजिकल लगता है, क्या पर्सनल एक्सपीरियंस से मैच करता है और किन दावों पर शक होता है। ये एक्शन वाला पहलू वाकई जरूरी है ताकि इसे गलत ना समझा जाए। अंत में स्रोत कुछ कारण बताता है कि कोई इस किताब को या इन विचारों को क्यों एक्सप्लोर करना चाहेगा। स्रोत के अनुसार ये विचार और तकनीकें किसी व्यक्ति के माइंडसेट को रीप्रोग्राम करने में मदद कर सकती हैं, यानी पुराने नेगेटिव सोच के पैटर्न को तोड़कर नए, ज्यादा पॉजिटिव और एम्पावरिंग पैटर्न बनाने में। रीप्रोग्रामिंग। ये कमी की मानसिकता, स्कार्सिटी माइंडसेट से हटकर प्रचुरता की मानसिकता, अबंडेंस माइंडसेट डेवलप करने के लिए इंस्पायर कर सकती है, जिससे लाइफ के प्रति नजरिया बदल सकता है। हाँ, अबंडेंस पर फोकस। और प्रैक्टिकल लेवल पर स्रोत दावा करता है कि ये करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य और धन जैसे लाइफ के अलग-अलग इंपॉर्टेंट एरियाज में आकर्षण के नियम का उपयोग करने के लिए स्पेसिफिक स्टेप्स, टेक्निक्स और एक्सरसाइज देता है। तो ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, बल्कि इसे एक प्रैक्टिकल टूल किट की तरह भी पेश किया गया है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, सार क्या है? स्रोत का मुख्य संदेश तो बिल्कुल क्लियर है। हमारे विचार शक्तिशाली हैं। हम जिस चीज पर अपना ध्यान फोकस करते हैं, जिस एनर्जी को हम बाहर भेजते हैं, वही हमारी रियलिटी को आकार देती है। जैसा कि स्रोत बार बार दोहराता है, आप जो सोचते हैं उसे आकर्षित करते हैं। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस गहरे हो सकते हैं। और यहाँ एक फाइनल थॉट ये है कि ये कॉन्सेप्ट्स पर्सनल ग्रोथ, साइकोलॉजी और यहाँ तक कि फिलॉसफी के बड़े सवालों से कैसे जोड़ते हैं। ठीक है। चाहे कोई इसे एक वास्तविक यूनिवर्सल लॉ माने, या मन की शक्ति का एक मेटाफर, या फिर सेलेक्टिव अटेंशन और सेल्फ कॉन्फिडेंट बिहेवियर का नतीजा। ये विचार कि हमारी आंतरिक दुनिया, हमारे विचार, विश्वास, भावनाएं हमारी बाहरी दुनिया को, मतलब हमारे अनुभवों, हमारे परिणामों को गहराई से प्रभावित करती है जी। ये विचार हजारों सालों से अलग अलग कल्चर्स और फिलॉसफीज में किसी न किसी रूप में मौजूद रहा है। सही बात है। ये हमें इस पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि हमारे गहरे विश्वास और हमारा रोजमर्रा का ध्यान बाहरी दुनिया के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है। क्या ये सिर्फ हमारी धारणा का खेल है जी। कि हम वही देखते हैं
जो हम देखना चाहते हैं, या क्या एनर्जी का कोई वास्तविक लेनदेन होता है, जी। जैसा कि स्रोत बताता है? इसका जवाब शायद व्यक्तिगत अनुभव और व्याख्या पर निर्भर करता है, लेकिन ये सेल्फ रिफ्लेक्शन और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए निश्चित रूप से एक फर्टाइल ग्राउंड है। बिल्कुल। और आज की चर्चा के बाद एक सवाल जो शायद सुनने वालों के मन में भी घूम रहा हो, अगर हमारे विचारों में वाकई इतनी शक्ति है जैसा कि ये स्रोत दावा करता है, तो हम अपने दिन प्रतिदिन के विचारों पर कितना सचेत ध्यान देते हैं? क्या हम ज्यादातर ऑटो पायलट पर चल रहे होते हैं, पुराने ढर्रे पर सोचते हुए? और अगर हम इस ध्यान को, इस फोकस को जानबूझकर बदलना शुरू करें, ज्यादा कॉन्शियसली चुनें कि हम क्या सोचें और महसूस करें, तो क्या इससे हमारे अनुभवों में वाकई कोई ठोस, मापने लायक बदलाव आ सकता है? इस पर विचार करना दिलचस्प हो सकता है।